हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वक्त बीतने के साथ साथ आंदोलन में अब खाप महापंचायतों की भी एंट्री हो चुकी है और आंदोलन में अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदला है तो सिर्फ किसानों का लक्ष्य है। एक रिपोर्ट आप देखिए। किसान आंदोलन 80वें दिन भी जारी है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों का आंदोलन इतना लंबा चलेगा। पहले दिन से अब तक आंदोलन में कई तरह के बदलाव देखे गए। वक्त बीतने के साथ आंदोलन में किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कुंडली बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस से पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या में इजाफा हुआ। 26 जनवरी को हुए घटनाक्रम के बाद खाप पंचायत अब आंदोलन के कर्णधार बने हुए हैं। आंदोलन को तेज करने के लिए लगातार महापंचायतें हो रही हैं और एक के बाद एक नए नए संगठन किसान आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। भले ही आंदोलन के तरीके में बदलाव हुआ हो, लेकिन आज भी धरने पर बैठे किसानों का मकसद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। जैसे भी रहेगा ये बंद रद्द करवा के जाएंगे यहाँ से। नहीं, रद्द करवा के जाएंगे। मौसम चेंज हो रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी? मौसम नहीं है, मौसम अगे भी होना जाता है। खेतों में धूप में तो कम करने तो करी जाएंगे, मारने घबरा कर है, कोई घबरा नहीं। खेतों में ऐसा मौसम देखते हैं? ये दूध ज्यादा है, मौसम कुछ भी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा, 50 तापमान हो जाए खेतों में। आंदोलन के लिए सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसानों ने यहाँ अपनी अलग ही बस्ती बसा ली है, जहां आंदोलन में शामिल किसानों के लिए 24 घंटे लंगर चलाया जा रहा है। देश का पेट पालने वाला अन्नदाता जब अपने ही अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में कई सामाजिक संगठन भी आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। यही वजह है कि बॉर्डर पर दूध, फल, सब्जियों के अलावा दूसरी चीजों की लगातार सप्लाई की जा रही है। साथ ही यहाँ पर अपना सहयोग देने वाले लोग भी अन्नदाताओं की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कृषि को लेकर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि लंगर को ना टूटने दिया जाए, इसलिए आप देख सकते हैं कि सब्जियां यहाँ पर हैं। सब्जियां जो है वो पूरी मात्रा में है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सभी सब्जियां हैं और इनको बचाने के लिए अब फ्रिजों की तैयारी की जा रही है। गुरुद्वारा साहिब में जो फ्रिज होते हैं ओपन एयर फ्रिज होते हैं, जो पेटी टाइप होते हैं, उसमें करीब 1 क्विंटल दूध आ जाता है। जो सब्जियां भी आए, जहाँ पर जब मशीनें लगा रखी हैं तो हमारे NRI वाइज और हमारे संगत जो है गुरु घर से जुड़ी हुई है, वो संगत के आप इकट्ठा करके फंड बड़ी फ्रिजे ले भी लेंगे। बेशक 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, असी अपना राज कायम होने तक इत्थे कायम रवांगे। हमारी ऐसे तैयारी है जी, जैसे गर्मी आ रही है हम वध से वध यहाँ लाके सामान रखेंगे। जो खराब नहीं होएगा, सब्जी है तो उसको भी रात को में लगानी है तो फ्रिज में लगाएंगे। जितना चीज आंदोलन चलेगा उतना चीज हम साथ देंगे। बॉर्डर पर जारी धरने पर शामिल किसानों के लिए लोग गांव-गांव से राशन, दूध, लस्सी और सब्जियां लेकर पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचाई जाने वाली चीजों के लिए अलग अलग जगहों को चुना गया। कोई लकड़ियां लेकर पहुंच रहा है तो कोई दूध से भरे बर्तनों को बॉर्डर तक पहुंचा रहा है। कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। और ड्यूटी लगी हुई है हमारी, और 2 दिन आते हैं, एक दिन एक ग्रुप आता है 2 दिन, और 2 दिन दूसरा ग्रुप आता है। हम आई बार जितना हमसे हो सकता है उतना दूध लाते हैं। और जैसा आपको पता है हरियाणा है जो, वो दूध दही के लिए माना जाता है, समझा जाता है। सूखी रस्त लाते हैं हम नौजवान लड़के आते हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन पर इस वक्त पूरे विश्व की नजरें आ टिकी हैं। कृषि कानून और किसान आंदोलन को देखने का लोगों का नजरिया भी अलग अलग है, लेकिन आंदोलन में एकजुट किसानों का मकसद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना है, ताकि उनकी खेती और अस्तित्व की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन 80 दिन बीत चुके हैं, समाधान अभी तक नहीं निकला है और इसी
सभी चीजों को जरा देख लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे जरा उनका रुख कर लेते हैं सबसे पहले, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ इस बीच किसान नेता राजेश लाठर जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं लाजपत, क्या अभी तक किसान संगठन नेताओं की तरफ से अगली रणनीति है अपनी इस नई रणनीति के तहत, क्योंकि 14, 16 और 18 तारीख को जो अपना आगे का कार्यक्रम है उसका ऐलान किया जा चुका है, इसको लेकर के अब क्या तैयारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए शिमेंदु, हमें हर तरीके की बात चर्चा करनी होगी, क्योंकि इस आंदोलन को भी लेकर और आम जो व्यक्ति है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं हर तरीके की जो चर्चा जारी है। चर्चा इसलिए कि लगातार जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, मजदूर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम किसानों से भी बातचीत करते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं, यहाँ हर चीज की स्थिति दिखाते हैं लोगों को, और उन लोगों से जरूर अपील करते हैं कि संयम और शांति बनाकर रखें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि लगातार किसान आंदोलन जो जैसे कि 80 दिन हो चुके हैं, लगातार किसान जत्थाबंदी की लगातार 12 दौर की बैठक हो चुकी है, लगातार बातचीत जारी है। सरकार को भी आगे आना चाहिए, किसान को भी आगे आना चाहिए, ताकि ये बीच की खींचातानी है उसको लेकर कहीं ना कहीं समाधान हो। और इस बात की चर्चा है, लगातार जो भी चर्चा पे बातचीत हो उसको समाधान करना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, व्यापार है, इससे काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना और कोरोना के बाद लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन, तो कहीं ना कहीं व्यापार पर भी काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो है किसानों को भी अपील है कि जब भी कोई बड़ा कदम उठाए तो उन लोगों को संयम और शांति के साथ बनाएं, क्योंकि अब देखिए रेल रोको आंदोलन काफी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि रेल रोकना जो है वो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यात्री हैं, यात्रियों को अपने घर पर जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो वो लोगों के अंदर एक डर बन चुका है। तो उन लोगों से जरूर अपील है कि संयम और शांति से अपना प्रदर्शन करें, लेकिन आम नागरिक को परेशान ना करें, क्योंकि आम नागरिक इस आंदोलन में शामिल हो रहा है, लेकिन उसको जब आप परेशान करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत, इस पर आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी है। लेकिन इन्हीं सभी चीजों को बात करने के लिए राजेश लाठर जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। राजेश जी, अब किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सवाल ये उठ रहा है कि सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत कब होगी? आपने आगे की रणनीति तय की है, रेल रोको का एक अभियान चलाने की बात की है, लेकिन सरकार के साथ बातचीत कब और कैसे? देखिए, सरकार के साथ बातचीत तो किसानों ने कभी भी इस चीज को मना नहीं किया है। हम हमेशा तैयार हैं सरकार से बातचीत के लिए। ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है कि कब वो हमें बुलाए। जब भी वार्ता हुई है, सरकार ने ही जगह निश्चित की है, सरकार ने ही टाइम निश्चित किया है। उस पे किसान वहां पहुंचे हैं जब भी उन्होंने समय और जगह दी है। तो आगे भी अगर सरकार की मंशा है बात करने की तो किसान उसके लिए तैयार हैं, जहां भी बुलाया जाएगा हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन राजेश जी, हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जो जानकारी दे रहे थे कि जहां जहां भी धरना स्थल इस वक्त चल रहे हैं उसके आसपास जो कमर्शियल एरिया है, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी ग्रामीणों की तरफ से इसको लेकर के शिकायतें की गई थी और कहा गया था कि कम से कम उनके लिए रास्ता दिया जाए। इस पर कितना किसान संगठन नेता और जो धरना स्थल पर बैठे हुए किसान हैं वो इस पर कितना विचार कर रहे हैं? क्या इसको लेकर के कोई निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, रास्ता सबसे पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि रास्ता किसानों ने नहीं रोक रखा है, रास्ता सरकार ने रोक रखा है। किसान तो रामलीला ग्राउंड में, जहां आज तक सभी तरह के प्रदर्शन धरने आज तक हुए हैं इस देश के अंदर, हम लोग भी वहीं जाकर बैठना चाहते थे। सड़क जो रोकी है, ब्लॉकेज जो की है, बैरिकेडिंग की है, वो सरकार ने की है। तो इसमें किसानों के ऊपर आप दोष डालना मतलब एक वाजिब नहीं होगा। सरकार की मंशा अगर ठीक होती पहले ही दिन से, तो इन कानूनों को लाने से पहले विचार विमर्श करते, किसानों के साथ भी जो विशेषज्ञ हैं कृषि क्षेत्र के, उनसे, कोई साइंटिस्ट वगैरह हैं उनसे, सभी से विचार विमर्श करके फिर कानून लाते, तो इस आंदोलन की भी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे थे संसद के अंदर कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो उसमें जब वो कह रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो उनको लिख के देने में, कानून बनाने में कहां समस्या आ रही है? ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपने सुना राजेश जी की बातों को, और राजेश लाठर जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है, रहेगी। अगर ये आप मौखिक रूप से अगर आप ये आश्वासन दे रहे हैं
तो लिखित तौर पर करने में इसमें आपत्ति कहां है? और दूसरा, एक लंबे समय से जब किसान सड़कों पर रुके हुए हैं तो उनका ये कहना है कि हमने किसी भी तरीके से रास्ता ब्लॉक नहीं किया, ये तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस वहां पर लगाई हुई है, इसी वजह से रास्ता बंद है। देखिए शुभेंदु जी, एक तो किसान नेता ने अभी स्वयं ये माना है कि जितनी बार भी बातचीत की पहल की है वो सरकार ने की है, सरकार ने ही उसका स्थान तय किया है, सरकार ने ही इनको बुलाया है। तो सरकार के पास जो सबसे अच्छा ऑफर था, यानी 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित करके सरकार किसान के बीच में कमेटी का गठन और निरंतर रूप से उस पर चर्चा वार्ता, इनके सुझाव उसमें शामिल करके संशोधन करना। इसके साथ साथ 5 दिसंबर 2020 का प्रस्ताव भी इनको पढ़ के आना चाहिए था, जिसमें जो ये विषय उठा रहे हैं एमएसपी वाला, उसमें सरकार ने लिखित में इनको दिया है कि हम आपकी सभी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, जिसमें एमएसपी की लिखित में गारंटी है, आपको एसडीएम कोर्ट के साथ कोर्ट जाने का प्रोविजन है, मंडी से बाहर व्यापारी गारंटी नहीं है सर, आश्वासन बोला गया उसमें। अरे भैया आप पढ़ के आओ, कम से कम आप डिबेट में आ रहे हो। आश्वासन आप संशोधन कर देंगे कानून के अंदर तो क्या हुआ फिर वो आप सुन लीजिए, अपने नंबर पे बोलिए। दूसरा देखिए, मैं बताऊं कि व्यापारी का मंडी से बाहर रजिस्ट्रेशन और जो फसल जो मंडी के तरह टैक्स लगता है वो भी बाहर टैक्स लगाने का प्रोविजन व्यापारी के ऊपर, और जो सौदा है वो इनकी फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। कोई व्यापारी उस पर लोन नहीं ले सकेगा, किसान की जमीन कुर्की नहीं होगी। जो बिजली के लिए सरकार बिल लेके आई तो उसको विड्रॉ कर लिया है। जो पराली जलाने के ऊपर जुर्माने का प्रावधान था, इनकी मांग थी नहीं होना चाहिए, उसको विड्रॉ कर लिया है। अब बताइए, सरकार ने इनकी सभी मांगे मान लिया तो उसमें दुविधा क्या। दूसरा जो ये बात कर रहे थे कि सरकार ने रास्ते रोके, मेरे भाई मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ लगाई आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ ये लगाई, ये कह रहे थे हमें रामलीला मैदान जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अप्लाई किया? इन्होंने कहा जी नहीं किया। तो आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अप्लाई क्यों नहीं करते? सिर्फ आप कहने के क्यों रहते हैं बात? दूसरा, आप शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर आपको परमिशन देंगे, आप परमिशन लीजिए। आपने 26 तारीख को जो तांडव किया, परमिशन 37 शर्तों के साथ परमिशन लिया था, सभी को तोड़ दिया। जिस तरह से आपने उपद्रव किया दिल्ली के अंदर, क्या आपको लगता है सरकार आपको बुराड़ी के अंदर जब मैदान दे रही थी प्रदर्शन करने के लिए, वहां तो गए नहीं आप? आपने करोड़ों अरबों रुपए का देश का नुकसान कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान आपका सड़क घेर के बैठने से किसको हो रहा है? जो फल फूल सब्जी की खेती करता है दिल्ली एनसीआर का किसान, उसको सबसे ज्यादा नुकसान है। राजेश जी, आप मुझे बताइए, आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, आप पंजाब में रेल रोक के बैठे थे, किसका नुकसान हुआ? आप बताइए, पंजाब की सरकार क्यों चीख पुकार करने लगी थी रेल रोकने पे? आपने चक्का और रेल जाम तो वैसे ही इस देश से कर रखा है। आप बताइए, आप जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार आप खुद मान रहे हैं कि हर बार सरकार ने आपको बुलाया, एक बार आप भी पहल करिए। राजेश लाठर जी, पहल करिए। जब सरकार ने आपकी सभी बातों को स्वीकार किया है, जहां जहां भी कोई भी आशंका है, अगर उनको संशोधन के जरिए अगर उस पर मोहर लगाने की बात की है, भरोसा दिलाया है, कम से कम आप भी आगे बढ़ करके अगर इस बातचीत के सिलसिले को बढ़ाएं, तो क्या ये सही नहीं होगा? आपने मेरे से कहा सरकार ने जो एमएसपी की बात बोल रहे थे भाई हमारे भाई, एमएसपी का आश्वासन देने का बोल रहा था उन्होंने लिखित में। आश्वासन का क्या करेंगे हम लोग? आश्वासन नहीं, हमें जैसे ये कानून बनाया सरकार ने, ऐसे ही एक कानून एमएसपी को लेकर बना दो, चौथा कानून, कि एमएसपी से कम जो भी खरीदेगा उसमें सजा का प्रावधान होगा और कोई भी फसल देश के अंदर एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। इस चीज की आश्वासन क्या होता है? कानून बनाइए, आप गारंटी दीजिए उसमें। शुभेंदु जी, इनसे एक सवाल पूछिए कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या आज तक बनाया कानून? आपने मांग क्यों नहीं की? आप बताइए, क्या इस साल देश के अंदर एमएसपी पे? अरे जब कांग्रेस ने नहीं बनाया भाई साहब, तभी तो आप लोगों को बनाया था हमने। इन्हीं उम्मीदों से तो इसी उम्मीद से तो सरकार बदली थी किसान ने। मोदी जी को वोट क्यों दिया था हमने? सुनिए भाई, इसीलिए वोट दिया था हमने। सुनिए, आपने अकेले वोट नहीं दिया, 130 करोड़ जनता ने वोट दिया है। जो सांसद चुन के उन्होंने ही कानून बनाया है। कानून कभी सड़क पर नहीं बनते, ये लठतंत्र से और गुंडातंत्र से नहीं चलता लोकतंत्र। लोकतंत्र से चलता है। जनता ने मोदी जी को सांसदों को चुना है और उन्हीं सांसदों ने, मुल्क के देश की सांसद ने, लोकसभा राज्यसभा ने इन कानूनों को बनाया है। सड़क पे बैठ के कानून नहीं बदले जाते। संशोधन अगर कराना है तो सरकार हर तरह से कैसे वो तो कैसे बने हैं कानून, सारे देश ने देखा है। बिना वोटिंग के राज्यसभा के अंदर आपने कानून पास करवाए हैं, वो लठतंत्र नहीं है क्या? ऑर्डिनेंस के जरिए आप लेके आए। ऑर्डिनेंस की जरूरत कब होती है? ऑर्डिनेंस के जरिए आप लोग लेके आए, वो भी तो लठतंत्र है। उसमें शुरू में आप कानून बनाने का जो प्रोसीजर होता है नया, उसको फॉलो किया गया है क्या? आप हमेशा यही बोलते हो कि लठतंत्र तो सरकार कर रही है, किले गढ़वा दी सड़कों पे, वो लठतंत्र नहीं है क्या? सकता हूं, फिर इनसे पूछना आप। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे आपको विश्वास नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी पे आपको विश्वास नहीं है, भारत सरकार पे विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, कृषि मंत्री पे विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे करेंगे जनाब आप?
आप ये बताइए, क्या सड़क पे बैठ के कानून बनेगा? क्या ठीक है विजेंद्र जी, लोकतंत्र चलेगा? क्या लोकतंत्र चलेगा इस देश के अंदर? राजेश लाठर, लोकतंत्र के तहत कानून बनाए, न्यायिक प्रक्रिया पर तो भरोसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास होगा। अगर आपको लगता है इतना सब कुछ गलत है तो हर किसी को ये अधिकार है कि कोर्ट के अंदर जाकर के अपील कर सकता है। अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से ये कानून बनाए गए हैं तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इनको किसी पे विश्वास, इनको आप कोर्ट में जाइए ना, वहां जाकर के आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, बिंदुवार तरीके से वहां पर अपने पॉइंट रखिए, आप बताइए कि इस तरीके से यहाँ पर गलत हुआ है, इन कानूनों को लेकर के आया गया है वो असंवैधानिक तरीके से लेकर के आया गया है, क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, सरकार से आप बातचीत के लिए जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं सरकार पर भरोसा नहीं है, जब सरकार ने कानून बनाया है, हमारी लड़ाई सरकार से है। देखिए, सरकार ने कानून जब बनाए तो उसमें सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनके लिए कानून बनाए जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके कुछ पूछा जाता है, किसी कृषि विशेषज्ञों से, किसी साइंटिस्ट जो खेती से जुड़े हुए हैं, या जो भी अब हमारे भाई हैं जैसे, इनसे ये भी चलो अच्छी नॉलेज रख रहे हैं खेती के बारे में, इनसे ही पूछ लेते। एक ऑर्डिनेंस ला के कोरोना काल में जब देश को जरूरत नहीं थी। राजेश जी, यही तो सवाल है। अरे भाई साहब, मैं आप बिल्कुल आप सुन लीजिए ना। आप राजेश जी, मैं देखो बताता हूँ आपको, सुनिए भाई साहब, सुनिए। राजेश जी देखिए, मैं खुद भी एक किसान हूँ, गांव में रहता हूँ, फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ, खेती किसानी करता हूँ, और मेरी आपके साथ सहानुभूति है, आपके शांतिपूर्वक आंदोलन का हमारा सबका समर्थन है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ राजेश जी, आपके माध्यम से किसानों से, कि आपको 3 सम्मान के साथ उठने का, देखो हमने भी किसान आंदोलन किए, कोई भी आंदोलनकारी जब आंदोलन शुरू करता है तो सम्मान के साथ उठना चाहता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सरकार ने, शुभेंदु जी आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 इनको सम्मान के साथ उठने के मौके दिए थे सरकार ने। पहला मौका 5 दिसंबर 2020 को सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठनों के बीच में भेजा कि सिवाय कानून को रद्द करने की आपकी सभी बातों को हम मानते हैं, अगर आप एग्री करते हैं हमारे प्रस्ताव पे तो अगले दिन हम कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी और इस कानून पर रोक लगा दिया कि भाई जब तक इस कानून पर रोक है, ये कमेटी इनसे वार्ता करेगी। अभी मेरे साथी का यही तो कहना था किसानों का कि भाई हमसे वार्ता नहीं, आप 1.5 साल में खूब जी भर के वार्ता करो, अपने सुझाव दो, उन सभी सुझावों को सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, फिर कहाँ आपत्ति है। दूसरा मौका, तीसरा मौका शुभेंदु जी, सबसे बड़ा सरकार ने इनको सम्मान के साथ आंदोलन समाप्त करने का ये दिया कि 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करते हैं, किसान और सरकार के बीच में कमेटी का गठन कर देते हैं जो तय करेगी कि इस कानून के अंदर क्या प्रोविजन होना चाहिए। अब आप बताइए, तो सरकार मानने को सब कुछ तैयार है। मेरे भाई राजेश जी, आपको दिक्कत कहाँ है? राजेश जी, आप किसान हो सकते हैं, आप किसान हैं, ठीक है, लेकिन राजेश भाई आपके बीच में बहुत सारे नेता घुस गए हैं। आप मुझे राजेश जी अपने बड़े नेताओं में से एक का नाम बताइए जिसने चुनाव नहीं लड़े हो, जमानत जब्त नहीं कराई हो। आप मेरी बात का बुरा मत मानना मेरे भाई, आपके अंदर राजनीति हो रही है, आप लोगों में अपने अगले साल पंजाब में और यूपी में चुनाव है, वहां की राजनीति ये लोग देख रहे हैं, और अभी से डंके की चोट पे जो ये लोग कह रहे हैं 2024 तक आंदोलन चलेगा या अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, इसका मतलब आप तो आंदोलन खत्म करने के मूड में ही नहीं है, आप फिर वार्ता किस लिए कर रहे हैं? आप पे नेता कह रहे हैं। राजेश जी, इसमें राजनीति हो रही है क्या? ठीक है विजेंद्र जी, जरा राजेश जी को अपनी बात रखनी दीजिए। देखिए राजेश जी, देखिए, अगर इस पूरे आंदोलन मेरे बड़े भाई हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बीच में कुछ लोग घुसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो सरकार उनको क्यों मौका दे रही है राजनीति करने का? सरकार के पास इतना अच्छा अवसर है, उन लोगों को भी एक करारा जवाब मिल जाएगा जो इसमें राजनीति करना चाहते हैं। सरकार इन कानूनों को अगर वापस लेके एक कमेटी बनाए, जब सरकार 1.5 साल तक इसमें संशोधनों के लिए कमेटी बना सकती है, तो एक बार क्यों ना सरकार एक पहल करे, किसानों को एक अच्छा मैसेज दे कि हम इसको नए सिरे से बनाएंगे कानूनों को। एक कमेटी बनेगी, उनके जो सबकी राय सुनी जाएगी, रखी जाएगी, उनको सबकी सुझावों को शामिल करके एक नए सिरे से कानून बनाया जाएगा जिसमें एमएसपी की गारंटी भी हो। यानी कि तो उसमें सरकार, अब ये भाई कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, उन राजनीतिक लोगों को आप क्यों मौका दे रहे हैं? उन लोगों को आप क्यों मौका दे रहे हैं कि किसानों की भावनाओं का वो फायदा उठाएं? आप लोग पहल कर दीजिए, ठीक है, आप लोग, आपके पास इससे अच्छा मौका कौन सा होगा? एक अच्छा सिग्नल जाएगा सारे देश के अंदर कि सरकार किसानों की कितनी चिंता करती है। लेकिन बाल मुकुंद जी, अब इस पूरे आंदोलन के पीछे कहा जा रहा है कि राजनीति भी हो रही है। कई ऐसे अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं जो अलग अलग मंचों पर पहुंचे हैं, और शुरुआत में कहा गया था कि किसानों के इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल को एंट्री नहीं दी जाएगी, मंच पर नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी के बाद कई ऐसे नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं जो कि पहुंचे हैं अपना सपोर्ट करने के लिए और खुलकर के समर्थन किया है। और इसको लेकर के अब कहां लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी जब शुरुआत से कह रही है कि इस मूवमेंट के साथ खड़ी है, तो अब क्या राजनीति भी होने लगी है? बाल मुकुंद जी देखिए, हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको पूरा सुना। देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, उसकी अवधारणा क्या है?
दबे कुचले गरीब वंचित शोषित लोगों के साथ खड़े रहना, कोई भी राजनीतिक दल हो। जाहिर बात है सत्ता में जो दल जो भी प्रस्ताव लेके आएंगे, जो भी कानून लेके आएंगे, उसका अच्छे और बुरे का तय करना वो राजनीतिक दलों का और आम जनता की सोच होती है और आम जनता उस पर अपना रिएक्शन देती है। जब कोई कानून गलत बन जाता है तो लोग सड़कों पे आते हैं। ये तो कानून बनने की बात है जो इनका मुस्तकबिल तय करेगा, आने वाले जीवन के लिए इनके बच्चों के भविष्य तय करेगा। एक ऐसा कानून जो अच्छा नहीं है, मैं उसको इस संदर्भ में भी देख सकता हूँ। लोग तो पेट्रोल डीजल के 2 रुपए दाम बढ़ते थे तब सड़कों पे आते थे और अभी भी आते हैं अपनी मांग मानने के लिए। जब राजनीतिक लोग समर्थन करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, वो आगे भी जाते रहेंगे और पीछे भी जाते रहे हैं। अब कोई नया थोड़ा नहीं हुआ। ये कांग्रेस एक इतना बड़ा राजनीतिक दल है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया इस देश को। बुद्धिजीवी लोग हैं कांग्रेस के लोग, उनको ये पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आज शासन में जिस तरीके से ये लोग बैठे बहुमत की बात करते हैं सर, यही तो सरकार के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक लंबे समय तक शासन किया लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनका ये आरोप है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि किसानों की आमदनी और उनकी आर्थिकी में सुधार के लिए कई संशोधन दिए गए हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और उनकी समिति बनाई गई थी, उनके चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे और ऐसे कई और भी लोग हैं। अरे सर मेरी बात सुनिए आप जी। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए होता है, ये इस तरीके के लोग बोलते हैं ना जब, तो आप लोग उनको बीच में टोका टाकी करोगे ना तो ये हमारे देश में राम राज्य आ जाएगा। इन लोगों को ये बता दीजिए जब देश आजाद हुआ अनाज का दाना तो राज कौन सा होना चाहिए सर देश के अंदर? मैं बताता हूँ, सुन तो लीजिए मेरी बात। आपको पूरा बोलने का मौका दिया है। आप क्यों काट रहे हो मेरी बात? अरे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात क्यों काट रहे हो? नहीं मैं तो बोलने का मौका दे रहा हूँ सर, आप बोलिए तो सही। बीच में ना बोले ना, आप बीच में ना बोले ना, मेरे को आप मुद्दा तो रखिए सर, आप बात रख नहीं रहे हैं। आप जो मैं मुद्दा रख रहे हूँ वो रखने देना चाहते हैं आप बोलिए तो सही। मैं यही तो कह रहा हूँ, बोलिए आप। सुनिए ना, आप बीच में ना बोलिए, पहले सुनिए। नहीं आप बोलिए तो सही, पॉइंट तो रखेंगे ना आप, कोई वैलिड पॉइंट रखेंगे आप। फिर बीच में बोलते हैं आप, मैं यही महत्वपूर्ण बात है। यही बात है, आपको कहना कुछ नहीं है। देश आजाद हुआ ना सर, कहना नहीं, सुन लीजिए आप भी। किसका कहां से आ रहे हो आप? किस जमीन में पैदा हुए हो? एक मिनट विजेंद्र जी जरा सुनिए। एक भी दाना नहीं पैदा होता था, हमें अमेरिका से कड़ा सड़ा अनाज मंगाना पड़ता था, लोगों को व्रत रखना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने निवेदन करके लोगों को सप्ताह में 1 दिन का व्रत रखते थे। अमेरिका से जो अनाज आता था, जो वहां से गड़ा सड़ा अनाज आता था, हमने उसको साधन संपन्न इस देश को बनाया है। आज हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, ये इन लोगों की देन नहीं है जो टीवी पे बैठ करके बात लगाते हैं। फिर आप हमारे जैसे लोगों को बीच में रोकते हैं। हरित क्रांति हम लेके आए, सफेद क्रांति हम लेके आए, कितना उत्पादन था आप आंकड़े रख दीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, देश में जो आजादी थी क्या उत्पादन था, क्या उत्पादन है, वो कांग्रेस की देन है। आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती बुनियाद रखी है। मैं जरा इस पर रिएक्शन ले लेता हूं, ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। विजेंद्र जी, शुरुआत जो किसानों ने की है और किसानों इस खेती हर किसान को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज के समय में जब आप ये कह देते हैं कि किसान की आर्थिकी को मजबूत करना है तो उसके लिए बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए शुभेंदु जी, मैं अपने नंबर पे, बाल मुकुंद जी हमारे मित्र हैं, अपने नंबर पे वो मेरे सवालों का जवाब भी देंगे। मेरे 2 सवाल है। एक सवाल तो शुभेंदु जी ये है कि आप हमारी बात का विश्वास मत करिए। कल राज्यसभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जो आपके सांसद है राज्यसभा में, उन्होंने जो कहा है कि अनुराग ठाकुर जी का जवाब देते हुए कि अनुराग जी ठीक कह रहे हैं कि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, पहली बात। दूसरा, रमनीत सिंह बिट्टा जो आपके पंजाब से सांसद है, उन्होंने जो कहा है कि योगेंद्र यादव इस फसाद की जड़ है और इस आंदोलन में कुछ लोग खालिस्तान फंडिंग कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है आपके सांसद रमनीत सिंह बिट्टा जी ने, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने खुद कहा है। दूसरा, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं मंडियां खत्म हो रही है, दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं नहीं लिखा हुआ कहीं भी नहीं हो रही है। और आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर, दीपेंद्र जी ने कल भी कहा है हम मानते हैं प्राइवेट व्यापारी आने चाहिए कृषि के अंदर, फिर आप लोग उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? आपके हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती थी? आपके जो शरद पवार जी उस समय केंद्र में कृषि मंत्री थे, ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। जरा इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। बाल मुकुंद जी अब जरा जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आपके 2019 के मैनिफेस्टो में क्या है? ठीक है सर, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। बाल मुकुंद जी जवाब दीजिए। ये बिल्कुल एक सतत प्रक्रिया है। हमारी जो सरकारें चुनी जाती है, शासन के जो लोग हैं, लोगों की सुख सुविधा के, लोगों के ऐसा आराम के लिए, लोगों के हर तरीके के जो भी दुख दर्द को समाधान करने के लिए सरकारें होती हैं। और सरकारें जब से देश आजाद हुआ आज तक लगी हुई हैं। ये हमारे देश के लिए खुशकिस्मती भी है और थोड़ी परेशानी का सबब भी है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जिस तरीके से सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए मेरी पूरी बात होने दीजिए, बीच में मत बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल।
जब जोत है, जोत घटी है, हमारी जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है, अब मेरे दादाजी के या मेरे परदादाजी के बालमुकुंद जी इसमें 2-3 पॉइंट रखे गए हैं। यहाँ राहुल गांधी की स्टेटमेंट, दीपेंद्र हुड्डा की स्टेटमेंट सदन के भीतर क्या रही है उसका सवाल है। रवनीत सिंह बिट्टू जो आपकी पार्टी के सांसद हैं उनका सवाल है। वो कहते हैं कि योगेंद्र यादव जैसे नेता इस पूरे आंदोलन के अंदर घुस चुके हैं और खालिस्तान फंडिंग कर रहा है, ये कहा उन्होंने। ठीक है सर, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। बालमुकुंद जी जरा जवाब दीजिए। ये दो बातें, इसमें भी दो बातें सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है, कहीं नहीं लिखा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो इन जो कानूनों के जो एक्शन है वो एक्शन मंडियों को खत्म करेंगे जब प्राइवेट लोग खरीदने आ जाएंगे, बाजार में दूसरे लोग आ जाएंगे और एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो कोई कहीं भी खरीदेगा। कोई खेत खलिहान में वहीं अनाज पड़ा है, वो क्यों किराया लगाएगा? दो चीजें हो जाएंगी, मंडियों में ले जाने के लिए किराया लगाना पड़ेगा और फिर वहां टैक्स देना पड़ेगा, जबकि बाहर टैक्स नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो खेतों में जाके ही खरीदने लग जाएंगे, तो मंडियों तक लोग नहीं जाएंगे। किसान को किसमें फायदा है? किसान को टैक्स देने में फायदा है, मंडी ले जाने में फायदा है, या खेत में खड़े खड़े बिक जाए बिना टैक्स को उसमें फायदा है? आप किसान का हित चाहते हैं, व्यापारी का हित चाहते हैं? आप आड़ती के हित में बोल रहे हैं, किसान के हित में बोल रहे हैं? बताइए, किसान थोड़ा देता है जी टैक्स, आप बताइए क्यों नहीं देता किसान? क्या बात कर रहे हैं आप? किसान से टैक्स? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? क्या तिल में से तेल नहीं निकलेगा क्या? क्या कोई भी व्यापारी अपनी जेब से टैक्स देगा क्या? चलिए ठीक है, थोड़ा समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, बालमुकुंद शर्मा जी और राजेश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन कानून वापसी तक अब ये पूरा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, ये पूरा आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैसे अब समाधान निकलेगा, नए सिरे से बातचीत का दौर कैसे आगे बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना।